हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें आज हमें देखना है मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश की सीमाओं में क्या क्या परिवर्तन हुए, मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र मिलाए गए अथवा मध्य प्रदेश से किन किन क्षेत्रों को अलग किया गया। इससे पहले MPGK के 5 वीडियो बनाए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर MPGK का पूरा सिलेबस अपलोड करूँगा। हमने अब तक देखा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसके बाद सन 1951-52 में देश में पहले आम चुनाव करवाए गए, जिसके कारण संसद और विधानसभा कार्यशील रहे। प्रशासन की दृष्टि से इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा था, जो हमने देखा पिछले वीडियो में। सन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और इसके फलस्वरूप 1 नवंबर सन 1956 को राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात इस प्रदेश का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल थे, जिनकी अपनी अपनी विधानसभाएं थी। इस राज्य का निर्माण तत्कालीन CP एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर हुआ। इसे पहले मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। इतना हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आइए हम संक्षिप्त में और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब दोनों देश अलग अलग देशों के रूप में निर्मित हुए, उस समय देशी रियासतों को भी विलय भारत में किया गया। यह हमने समझा था। इनके विलय के पश्चात भारत एक विशाल देश बन गया था और इस विशाल देश को चलाने के लिए भारत को 5 अलग अलग विभागों में डिवाइड किया गया था, जिनकी अपनी अपनी प्रशासन व्यवस्था थी। इन व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से न चलने पर लोगों में असंतोष फैलने लगा। लोग प्रशासनिक सुविधाओं से वंचित होने लगे और इन स्थितियों के कारण लोग डिमांड करने लगे कि भाषा के आधार पर भी राज्य बनना चाहिए, ताकि प्रशासन लोगों के नज़दीक आ सके। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, जिनका नाम था SK धर, इनकी अध्यक्षता में एक 4 संसदीय आयोग की नियुक्ति की गई, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या गलत है, इसकी जाँच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक समिति गठित की और इस समिति में इसकी रिपोर्ट 1949 का। इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों का गठन होना चाहिए, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। यह सुनकर जनता में आक्रोश बढ़ गया। वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, ताकि लोगों में एकता बनी रहे, प्रशासन लोगों के नज़दीक रहे, उनकी बातों को समझे। इन आंदोलनों को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया एक समिति का गठन किया गया, जिनमें 3 सदस्य थे, प्रमुख थे। ये समिति दिसंबर 1948 को गठित की गई। इस समिति की रिपोर्ट आई। यह रिपोर्ट अप्रैल 1949 को आई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना गलत है, जबकि प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इन बातों को सुनकर कांग्रेस नेता, जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, वो 1952 को रामुल्ला बाई, जिनका नाम था, वो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग करने लगे और उस समय अनशन पर बैठे, आमरण अनशन किया उन्होंने और 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हुई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात लोग ज़्यादा भड़क गए और इन स्थितियों के कारण प्रशासन ने अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया और वो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। यह इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह के गठन होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों के लोगों में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांगें उठने लगी। इस तरह की बातों को सुनकर प्रशासन ने एक आयोग गठन किया, जिसे फजल अली आयोग कहा जाता है। इसके प्रमुख फजल अली थे और 2 सदस्य थे, जिनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे थे केवलम मधवा पणिक्कर। ये 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों के आधार पर एक समिति गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट आई थी। उसमें कहा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन, वर्गीकरण को समाप्त किया जाए, परिणाम स्वरूप राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात हमने देखा था कि 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में बांटा गया था, स्टेट A, स्टेट B और स्टेट C। हम इसे मैप में देख लेते हैं फिर से। स्टेट A का भाग ये था, जो कि सीवी, बरार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, इन क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ था। ये वह क्षेत्र है जो मुगलों द्वारा जीता गया था और पहले इस क्षेत्र में ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था। स्टेट A की राजधानी नागपुर थी और इसके प्रमुख पंडित
रविशंकर शुक्ल थे। इसे मध्य प्रदेश भी कहा जाता था। इसके बाद स्टेट ई की बात करते हैं तो स्टेट बी में 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, एक इंदौर, एक ग्वालियर। ये 6-6 महीने के लिए राजधानी के रूप में रहती थी। इसके प्रमुख लीलाधर सेठ थे और इस क्षेत्र को मध्य भारत भी कहा जाता था। स्टेट सी में देखते हैं, स्टेट सी को विंध्य प्रदेश कहा जाता था। स्टेट सी की राजधानी रीवा थी और वहाँ पर 29 रियासतों से मिलकर ये क्षेत्र बनाया गया था। इस क्षेत्र में स्टेट सी में भोपाल राज्य को भी सम्मिलित किया गया था। ये ध्यान रखना, स्टेट सी में भोपाल राज्य को मिलाया गया था। इस प्रकार हमने देखा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया और इसके अनुसार भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए और मध्य प्रदेश भी उभर कर आया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम राजधानी की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी वर्तमान में भी भोपाल है और उस समय भी भोपाल थी। अब हम राजधानी की कुछ बात करते हैं कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं। जब 1 नवंबर 1956 को प्रदेश के गठन के साथ ही इसकी राजधानी की भी बातें होने लगी और विधानसभा का चयन भी करना था। उस समय भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में तो चुन लिया, लेकिन राजधानी बनने के बाद 1972 में भोपाल को जिला घोषित कर दिया था। मध्य प्रदेश में जब राजधानी की बात हुई तब इसके मुकाबले कई और भी शहरों के नाम सामने आए। सबसे पहला नाम ग्वालियर और इंदौर के बाद जबलपुर का भी नाम लिया गया। इसके साथ ही पुनर्गठन आयोग ने राजधानी के लिए भोपाल के अलावा जबलपुर और इंदौर के भी नाम सुझाए थे, लेकिन भोपाल में सबसे ज़्यादा भवन थे जो कि सरकारी कामकाज के लिए उपयुक्त थे। इसी वजह से भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के तौर पर चुन लिया। भोपाल के नवाब तो भारत से संबंध रखना नहीं चाहते थे, लेकिन वह हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर भारत का विरोध करने लगे थे। देश के हृदय स्थल होने के कारण इन गतिविधियों राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए देश के हृदय स्थल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भोपाल को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का निर्णय लिया और इस प्रकार भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया। अब हम देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश की सीमाओं में क्या क्या परिवर्तन किए गए, अर्थात मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र मिलाए गए और मध्य प्रदेश से कौन कौन से क्षेत्रों को हटाया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य की सीमा में क्या क्या परिवर्तन हुए हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश से अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भंडारा, चांदा, नागपुर, वर्धा, यमतवाल इन जिलों को तात्कालिक बम्बई राज्य में मिला दिया गया, जो कि बम्बई राज्य एक स्वतंत्र राज्य था, वो किसी में विलीन नहीं था, वो यहाँ पर था। इन राज्यों को बम्बई राज्य में मिला दिया गया और शेष जो भी जितने भी क्षेत्र बचे थे उनको तात्कालिक मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि सुनेल टप्पा के अतिरिक्त मंदसौर जिले के भानपुर तहसील सहित पार्ट बी का जो मध्य भारत कहलाता था उसे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। मतलब कि मंदसौर जिले की जो भानपुर तहसील, मंदसौर जिला लगभग यहाँ पर है, इस जिले की भानपुर तहसील में सुनेल टप्पा नाम का एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र को राजस्थान में शामिल कर दिया और पार्ट बी का जो मध्य भारत कहा जाता था उस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तीसरे पॉइंट में कहा गया कि जो पार्ट सी है, जो विंध्य प्रदेश था, उस पार्ट सी को भोपाल के साथ साथ विंध्य प्रदेश के क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। मतलब कि पार्ट सी के साथ साथ भोपाल राज्य को भी मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। और अगले पॉइंट में कहा गया है कि राजस्थान का जो कोटा जिला लगभग यहाँ पर है, इस कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील है, इस तहसील को राजस्थान से हटाकर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया। विदिशा जिला लगभग यहाँ पर है, इस जिले में शामिल कर लिया गया था। इस प्रकार मध्य प्रदेश में मेन 4 परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नए वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में आंतरिक किस प्रकार से परिवर्तन हुए, किन किन नए जिलों का निर्माण हुआ। इन बातों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।